गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाई ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्साइड्स मींस सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड्स हम किन्हें कहेंगे? अ बाइनरी कंपाउंड which is formed by combination of oxygen with other elements। ठीक है, मीन्स हमने कोई भी एक अदर एलिमेंट लिया, उस अदर एलिमेंट के साथ में जब हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑलरेडी हम डाई ऑक्सीजन में बहुत सारे ऑक्साइड्स देख चुके थे, मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स को। ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल ऑक्साइड्स और एक होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड्स में आपके पास आते हैं लाइक Fe3O4, इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स में। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड्स हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो कौन सा? आपका सिंपल ऑक्साइड्स है। फर्दर सिंपल ऑक्साइड्स को हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स को उनकी बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। ऑक्साइड्स एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक का मतलब होगा वो ऑक्साइड्स जो आपको एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। बेसिक ऑक्साइड मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होंगे जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों से रिएक्शन करते हैं। और न्यूट्रल वो जो ना ही एसिडिक शो करेंगे ना ही आपका बेसिक शो करेंगे। ठीक है, ये ऑक्साइड्स हमें फर्दर एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स क्या है। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई ऑक्सीजन एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर के कुछ बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उन्हें ऑक्साइड्स कहेंगे। लाइक हमने पढ़ा था मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो 2 मोल लेंगे, क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? अदर एलिमेंट कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किससे की? ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बना हमारे पास में? ऑक्साइड बना, दैट इज मेटल ऑक्साइड। बिकॉज यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया था वो मेटल का लिया था। नॉन मेटल लेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, लाइक C+O2 बिकम्स CO2। ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड बना है। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी अदर एलिमेंट से ऑक्सीजन को कंबाइन करने पे हमारे पास में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। सिंपल ऑक्साइड्स को हमने उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑक्साइड को, दैट इज और एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या? सच ऑक्साइड्स which give acidic compounds on hydrolysis with water। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स जिनको वाटर में हाइड्रोलाइज करने पर वो आपको एसिडिक कंपाउंड दें, उन ऑक्साइड्स को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जितने भी आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। समझ में आ रहा है? वो सारे ऑक्साइड्स जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आपको एसिडिक कंपाउंड देते हैं, उन कंपाउंड्स को या उन ऑक्साइड्स को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स? जनरली जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से होंगे हमारे पास में, लाइक CO2, SO2, N2O5,
Cl2O7, ये सब के सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड्स। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो है आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जो आपको इन सब ऑक्साइड्स को जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको एसिडिक कंपाउंड डोनेट करेंगे, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल देखिएगा फटाफट से। सबसे पहले पिक किया अपन ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, H2। CO2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को गेन करेगा, यहां से CO3 बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। देखो ये था नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, एसिडिक ऑक्साइड बन गया, दैट इज कार्बोनिक एसिड। देखिए क्यों, बिकॉज इसके पास में H प्लस आयन है। देखिए जब हम H2CO3 को ब्रेक करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनता है, H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन। इसको वापस ब्रेक करते तो क्या बनता है, H प्लस आयन CO3 2 माइनस। दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड को जब हम आयोनाइज करेंगे तो ये आपको H प्लस आयन डोनेट करते हैं, और जो स्पीसीज H प्लस आयन डोनेट करती हैं वो क्या होती है, एसिडिक। दैट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पे ये आपको क्या दे रहा है, एसिडिक कंपोनेंट दे रहा है। इट मीन्स CO2 क्या है, आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, सेम एज SO2 की रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर आप रिएक्शन करवाते हैं N2O5 की, थर्ड रिएक्शन देखिए, N2O5 की रिएक्शन करवाते हैं H2O से तो आपके पास क्या बनेगा, 2 मोल HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहां भी आपको H प्लस आयन डोनेट करेगा, ये भी आपको H प्लस आयन डोनेट करेगा। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे जिनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको देते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। ठीक है, लास्ट वन और देख लीजिए, कौन सा है, Cl2O7। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 मोल HClO4 बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए एसिडिक ऑक्साइड्स के। इन 4 एग्जांपल्स को जब भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिले, एसिडिक कंपोनेंट्स मिले। ठीक है, जिनमें था आपका कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। ये हमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे क्लोरीन के कंपाउंड्स को। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन है आपका परक्लोरिक एसिड। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल को। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। अब देखिए फटाफट से नेक्स्ट 3 ऑक्साइड्स को। नंबर 2 हमारे पास जो है वो कौन सा आपका, बेसिक ऑक्साइड्स। नंबर 2 कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड्स। क्या कहेंगे, दोज ऑक्साइड्स विच गिव बेस कंपाउंड या बेसिक कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद वाटर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, वो सारे ऑक्साइड्स जिनको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करने पे अगर वो आपको बेसिक कंपाउंड्स देते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो बिहेव करते हैं एज ए बेस, तो उन ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। कौन होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, जनरली मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो आपके बिहेव करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की तरह जनरली। ठीक है ना, क्योंकि हमने पता किया अभी थोड़ी देर पहले कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो थे वो क्या थे आपके, वो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स थे जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो एसिडिक कंपाउंड बना रहे थे। तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स जो है ना वो कौन बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। एग्जांपल लीजिए फटाफट से, लाइक सोडियम ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गए आपके पास में। ठीक है ना, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो जितने भी यहाँ पे आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं इनको जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको बेसिक कंपोनेंट देंगे। देखिए किस तरह से, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं Na2O।
जब भी इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 मोल NaOH। अब आपको NaOH की प्रॉपर्टी पता ही है, ये किसमें टूटता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एंड अकॉर्डिंग टू Arrhenius कॉन्सेप्ट दोज स्पीसीज विच डोनेट OH नेगेटिव आयन बिहेव एज बेस। इसका मतलब इस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करने पे आपको बेस कंपोनेंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए बेसिक ऑक्साइड। नंबर 2 लिया हमने कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको जैसे हमने वाटर में डिसोल्व किया तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन क्या बन रहा है, बेस कंपाउंड बन रहा है। सेम एज CaO को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास में है इनको वाटर में डिसोल्व करने पे, हाइड्रोलाइज करने पे आपको बेसिक कंपाउंड्स दे रहे हैं। दैट मीन्स ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, नंबर 3 हमारे पास कौन सा आएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या होंगे, दोज ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल बेस। ऐसे सारे ऑक्साइड्स जो आपके एसिड्स और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक, यानी जिनका नेचर दोनों का होगा, दोनों एसिडिक और बेसिक की तरह बिहेव करेंगे, उन सारे ऑक्साइड्स को कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं तो हमारे पास क्या होगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज एग्जांपल फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखेंगे फटाफट से, Al2O3 की रिएक्शन अगर करवाते हैं 6 मोल ऑफ HCl यानी कि एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये मेटल आयन है। और वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या अगर लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, इसके साथ में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे, 2, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव इंटू 2 कितना हो गया, 6 पॉजिटिव। और 6 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हमें 12 लिगेंड चाहिए। कितने, 12, मतलब 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो 9 वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे बन रहे हैं आपके पास में। और देखिए कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है टोटल, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 6 कितने हैं, H+ आयन। तो 6H और 3 ऑक्सीजन को मिलाकर के 3 मोल वाटर यहां से बन जाएगा। 9 मोल वाटर ये रहा, टोटल कितना होगा 12 मोल वाटर। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 मोल AlH2O का होल 6, ये बन जाएगा अपने पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब मैंने आपको ग्रुप नंबर 15 में अमोनिया पढ़ाया था तो बताया था कि जितना होगा इस पे चार्ज प्लस आयन उसके अकॉर्डिंग इसको चाहिए लिगेंड्स यानी कि डोनर एटम्स। ठीक है, तो टोटल एल्यूमिनियम पे 6 प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल अपने को रिक्वायर्ड थे। आपके पास क्या बच गया, 6Cl नेगेटिव, तो वो आपके यहाँ पे काउंटर आयन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर Al2O3 की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, 6 मोल NaOH। इस बार रिएक्शन किससे हो रही है, बेस से, पहले किससे हुई थी, एसिड से। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी और बेस से भी दोनों से रिएक्शन कर सके, दोज ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, नाउ 6 मोल NaOH एंड यहाँ पे हम यूज करें 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस बार आपका OH नेगेटिव आयन यानी कि बेस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, एल्यूमिनियम को। ठीक है, अब एल्यूमिनियम पे तो अगेन चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव है, टोटल कितना हो गया 6 पॉजिटिव। 6 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इस बार OH कितने चाहिए अपन को, वही 12। 6 यहां से बन रहा है, ठीक है, और 6 यहां से बन रहा है, 6H पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, 3 मोल वाटर से काम हो जाएगा, 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। देखिए 6OH मोल यहां बन गए, 3OH मोल यहां बन गए, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3OH यहां बन गए, टोटल 12 OH हो गए अपने पास में। तो क्या बनेगा 2। अब इस बार काउंटर आयन हमारे पास कौन सा है, पिछली बार तो आपके पास Cl नेगेटिव। नेगेटिव काउंटर आयन हमेशा कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कहां लिखेंगे, राइट साइड में। इस बार हमारे पास काउंटर आयन कौन सा बचा, पॉजिटिव। कौन सा बचा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हमेशा लिखते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के राइट लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, तो इस बार सोडियम हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर देंगे 2Na3। ठीक है, क्या बचा, Al और OH का होल 6। ठीक है, ऑलवेज इस रूल को माइंड में रखिएगा, जो अपने पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, कंपाउंड होता है, इसको ज्यादा वेल एक्सप्लेन हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसके राइट साइड में हम लिखते हैं नेगेटिव काउंटर आयंस को, क्योंकि पिछली बार हमारे पास में Cl नेगेटिव के आयंस रिमेन रह गए थे, तो इनको हमने लिखा राइट में।
और जब हमारे पास में पॉजिटिव काउंटर आयन हो तो उसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसलिए इस बार सोडियम को हमने यहीं पे लिख दिया 2Na3 यानी 6 मोल सोडियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम को बैलेंस किया किससे, OH नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब Al2O3 वो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला गया है, ठीक है। लास्ट हमारे पास में जो है ना, ऊपर से 2 लाइन आप रफ कर रहा हूं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट जो हमारे पास में है 4th, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। कौन सा है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, दोज ऑक्साइड्स which does not behave as acidic as well basic, या लिख दीजिए do not show property of acidic as well basic। ऐसे सारे ऑक्साइड्स जो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं एज वेल एसिडिक एज वेल बेसिक, ठीक है। वो ऑक्साइड्स जिनकी प्रॉपर्टी ना एसिडिक होती है ना ही बेसिक होगी, उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जांपल आप दे सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये एग्जांपल होंगे किसके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। तो बच्चों यहां पर आपसे क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। Classify these into acidic, basic, neutral and amphoteric, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पे गिवन है, कुछ ऑक्साइड्स, उनको आपको क्लासिफाई करना है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, लाइक दैट Al2O3, MgO, ठीक है। आपको बोल सकता है Cl2O7, ठीक है। आपको कह सकता है NO, कह सकता है आपको यहां पर SO2। तो इस तरह से आपको यहां पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। Al2O3 किसमें आएगा, एम्फोटेरिक में। ये किसमें आएगा, आपका मेटल ऑक्साइड्स है। ये तो किसमें आएगा, आपका मेटल ऑक्साइड किसमें आएगा, बेसिक ऑक्साइड्स में। ये नॉन मेटल है किसमें आएंगे, आपके एसिडिक ऑक्साइड में आएंगे, ठीक है। जबकि NO किसमें आएगा, आपका न्यूट्रल में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बन सकते हैं। ये आएगा आपका एम्फोटेरिक में। एम्फोटेरिक ये आपका कौन सा हुआ, बेसिक। ये दोनों कौन हुए आपके, एसिडिक, और ये आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछ भी सकते हैं व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, और व्हाट इज एसिडिक और बेसिक, लाइक दैट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अपना ऑक्साइड्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन। दैट इज द another compound of oxygen, that is ozone। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, O3, ठीक है। चलिए ओजोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल बाय combination of oxygen gas in the presence of sunlight, ठीक है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ किससे होता है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन गैस से। जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस अपने आप कंबाइन होती है, ठीक है ना, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जब आपकी क्या होती है, कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, ओजोन है, ठीक है ना। दैट मीन्स ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसके कॉम्बिनेशन से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहां पे प्रेशर क्या रहेगा आपका, लो रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे कह रहे हैं कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है, वो आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ओजोन अपने आप नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर बनता भी है तो बहुत लो कंसेंट्रेशन में बनता है और वो आपके काफी हाइट पर बनता है ओजोन लेयर, ठीक है ना।
बिकॉज अगर आपके अर्थ लेवल पे ओजोन का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होने लग जाए तो यहाँ पे बहुत सारी ओजोन बन जाएगी और इतनी सारी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन के साथ हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम ये समझने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि ओजोन जो है उसका फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, ठीक है। ओजोन फॉर्मेशन करने के लिए अपन को उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन गैस क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसको बात करें तो इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेज विच आर कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है। सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, कौन? ओजोन लेयर, ठीक है ना। जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अर्थ को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बिकॉज अगर यूवी रेज आपके अर्थ से कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, जो आपके एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो काफी सारा लॉस हो सकता है, बहुत सारी डिजीज उनको हो सकती है, ठीक है। लाइक सन बर्न, स्किन कैंसर, इस तरह की डिजीज आपको हो जाती है, ठीक है। कैटरेक्ट हो सकता है आईज में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली इनकमिंग यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है, तो इसे हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं। किसको? ओजोन को, ठीक है। सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ बनती है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो जब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किसकी? ओजोन की, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे हमने सिंपली 3 मोल क्या लिया है? ऑक्सीजन का लिया है, ठीक है। इसे हमने साइलेंट डिस्चार्ज प्रोसेस से पास किया है, यानी यहां पे अपन इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कितना होगा? 142.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी हम इसको सप्लाई करते हैं 1 मोल ओजोन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 3 मोल O2 लिया। ये ऑक्सीजन गैस आपस में क्या होगी? कंबाइंड होगी और 2 मोल क्या बना लेगी? आपके पास ओजोन का फॉर्मेशन कर देगा। 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तो 2 मोल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ओजोन का फॉर्मेशन जो है ना वो आपका क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। ओजोन बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस को हमें हाई पावर के साथ में पास आउट करना होता है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, जिससे ऑक्सीजन गैस आपका ओजोन में चेंज हो जाए। यहां से क्या समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन गैस से ही क्या बन रहा है? ओजोन। तो कह सकते हैं ओजोन is allotropic form of ऑक्सीजन गैस। क्या कह रहे हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म होता है किसका? ऑक्सीजन गैस का, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट यहां पर है और ऑक्सीजन ही एलिमेंट यहां पर है। केवल ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन गैस की एक डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है ना। यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन गैस से क्या होगी? डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर। तो कह सकते हैं इसकी क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, ठीक है। ये बात कर ली हमने ओजोन के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं ओजोन की, तो कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहेंगे कि ओजोन गैस जब आपकी गैसी स्टेट में होती है तो इसका जो कलर होता है वो तो आपका पेल ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? पेल ब्लू कलर होता है, यानी हल्का ब्लू कलर होगा, ठीक है। जब आता है किसमें? लिक्विड स्टेट में, तो आपका डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्क ब्लू। और जब ये आता है किसमें? सॉलिड स्टेट में, तो ये आपका वॉयलेट ब्लैक कलर शो करता है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। नंबर 2, ऑक्सीजन गैस की अगर लो कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है, देन हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बट अगर इसकी कंसेंट्रेशन 100 ppm से ऊपर हो जाती है, अबाउट 100 ppm, ठीक है, तो हमें इरिटेशन, हेडेक, ठीक है, और नोजिया जैसी डिजीज हो जाती है। इसका वजह समझ में आया? मैंने क्या कहा था? ओजोन गैस का फॉर्मेशन आपके अर्थ लेवल पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओजोन बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, होगा भी तो बहुत लो कंसंट्रेशन में होता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अगर आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर में है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बट अगर ओजोन गैस की कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन से अबाव हो जाए तो ओजोन गैस से हमें इरिटेशन, हेडेक, नोजिया, ठीक है ना। यानी नोजिया मतलब समझ गए
एक तरह से इरिटेशन ही होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये डिजीजेस हमें हो सकती हैं, ठीक है, जब आपकी ओजोन गैस की कंसंट्रेशन हाई हो जाए, और उससे भी बहुत ज्यादा हाई होने लग जाएगी तो हम वहां पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, बहुत लाइफ हमारी जो है वो काफी रिस्की हो जाएगी वहां पे। तो यू कैन से कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन वहां पर स्पॉन्टेनियस नहीं है अर्थ लेवल पे, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लो कंसंट्रेशन जो है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट 100 पार्ट्स पर मिलियन के अबाव अगर इसकी कंसंट्रेशन होती है तो हमें इरिटेशन, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग होना मतलब जैसे हो जाएगा, इरिटेशन होकर के हमें वॉमिट होता है ना, उसे बोलेंगे आप, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने समझ लिया कि ऑक्सीजन गैस को अगर हम साइलेंट डिस्चार्ज प्रोसेस से पास करते हैं, मतलब एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। किस में चेंज होता है आपका? ओजोन गैस में चेंज हो जाएगा। इसलिए ओजोन को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें देना पड़ता है, दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा आपका? एंडोथर्मिक है, ठीक है। ये बात अपनी हो चुकी। नाउ हम मूव करेंगे ओजोन के केमिकल रिएक्शंस पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ओजोन। केमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वाई, क्वेश्चन 1 जो आपसे पूछा जाएगा, वाई ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन गैस जो होता है वो आपका थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों होगा? बिकॉज, सुनिए देखिए आंसर आपका क्या होगा। बिकॉज ओजोन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ओजोन गैस जो है वो आपका डिकम्पोज होता है जब इसको हीट किया जाए O2 प्लस O में। किसमें? O2 प्लस O में ब्रेक होगा। दैट मीन्स ओजोन आफ्टर डिकम्पोजिशन, जब ये आपका क्या होता है? डिकम्पोज होता है, तो आपको ये देता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का हमें सिंगल एटम मिल रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? नेसेंट ऑक्सीजन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये O2 प्लस O में डिसोशिएट होता है तो यहां से आपकी हीट लिबरेट होती है। क्या होती है? हीट लिबरेशन, ठीक है। हमें पता है कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमारे पास में क्या होती है? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, ठीक है। डेल जी क्या होता है? यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ठीक है। डेल एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी कह सकते हैं या बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है। टी होगा टेम्परेचर और डेल एस क्या होगा? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होता है? किसी भी सिस्टम में आपका डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। सपोज कीजिए किसी सिस्टम में आपके पास में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, किसी में लिक्विड पार्टिकल्स हैं, किसी में गैस पार्टिकल है। तो गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके फ्री मूव करते हैं, तो वहां पे रैंडमनेस, ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस क्या ज्यादा है, तो वहां पे एंट्रोपी मोर है। जबकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या रेगुलरली अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वहां पे आपकी डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस कम है, तो सॉलिड के अंदर आपकी एंट्रोपी लो होती है। समझ गए ना एंट्रोपी का मतलब क्या है, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस है। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा कोई भी चीज किसी सिस्टम में, और जितना ज्यादा आपका इरेगुलर होगा उतना ही आपका एंट्रोपी हाई होगा, ठीक है। तो जैसे ही ओजोन आपका O2 प्लस O में डिसोशिएट हुआ, यहां से सबसे पहले आपकी हीट लिबरेट होती है, हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। और जब किसी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है आपका? एक्सोथर्मिक। कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हुआ डेल एच जो है ना वो आपका हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। जब एनर्जी निकलेगी तो इसका मतलब वहां के मॉलिक्यूल्स को वो डिस्टर्ब करेगा, रैंडम कर देगा, इरेगुलर कर देगा, तो आपका डेल एस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। सो यू कैन से डेल एस यानी कि एंट्रोपी चेंज जो है ना वो आपका हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। क्या क्या समझ में आया अभी तक? जैसे ही ओजोन जो है वो आपका डिकम्पोज होता है O2 प्लस O में, तो यहां से आपकी हीट लिबरेट होती है। दैट मीन्स सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होता है दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और जब सिस्टम को एनर्जी देते हैं ना, सप्लाई करते हैं, तो वो आपका एंडोथर्मिक होगा। दिस इज एक्सोथर्मिक। दैट मीन्स डेल एच की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव, ठीक है। ये आपका डिक्रीज हो रहा है। और डेल एस जो है यानी एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है उस टाइम पे? इंक्रीज। बिकॉज जब एनर्जी हीट इवोल्व होती है तो सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा आपका सराउंडिंग में, ठीक है ना।
डिसऑर्डरनेस इरेगुलरिटी बढ़ेगी तो आपके कह रहे हैं एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक हो रहा है आपका नेगेटिव, एक हो रहा है आपका इंक्रीज, तो कहेंगे दे रेनफोर्स टू ईच अदर, ठीक है, रिजल्टिंग इन डेल जी नेगेटिव, ठीक है। ये एक दूसरे को रेनफोर्स या काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, कौन, एंट्रोपी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। जब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास क्या आएगा, डेल जी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे टी डेल एच की वैल्यू आपकी क्या होगी, मोर होगी एज कंपेयर टू डेल एच के। यू कैन से कि आपका डेल जी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जब एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं, डेल जी और सॉरी डेल एच और एंट्रोपी चेंज, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, डेल जी नेगेटिव में मिलता है। और जब डेल जी नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, स्पॉन्टेनियस है और ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो क्या होता, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता, ठीक है। तो क्लियर है आपको यहाँ पे कि जब भी ओजोन को हम डिकम्पोज करते हैं तो यहां से हीट लिबरेट होती है, दैट मीन्स डेल एच आपका नेगेटिव हुआ। एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज एक नेगेटिव, दैट मीन्स दे रेनफोर्स टू ईच अदर, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे आपको रिजल्ट क्या मिलता है, डेल जी नेगेटिव आता है आपके पास में। और डेल जी जब नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ये आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है जब आपसे क्वेश्चन पुट अप हो तो, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन क्या बनता है हमारा ओजोन के केमिकल रिएक्शन पे। चलिए देखिए नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है वो बनता है वाई ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर भी देखो यहीं से मिलेगा हमें। वी नो दैट कि जब भी हम ओजोन को डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है O2 प्लस O में। इसका मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। और कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब सेल्फ तो क्या हो रहा है, रिड्यूस। और जब सेल्फ रिड्यूस होगा तो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं एग्जांपल कि कौन कौन से रिएक्शन में ये आपका बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखिएगा पीबीएस लेड सल्फाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ओजोन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेड पे जो चार्ज है वो कितना आपका देखिए 2 प्लस है, चेक कर लेते हैं ना, एक्स रख के सल्फर पे -2 इज इक्वल टू 0 कितना आ गया, +2। तो यहाँ पे लेड पे जो चार्ज है वो +2 है आपका, ठीक है। तो ये पीबीएस को चेंज करता है किसमें, PbSO4 में, लेड सल्फेट में, ठीक है। पीबीएस से इसको चेंज कर दिया किसमें, PbSO4 में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब चेक कीजिए यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है, देखिए पीबी में तो 2 प्लस हो गया, सल्फर पे कितना हो गया, 2 माइनस हो गया, ठीक है। अब हमें पता है 1 मोल ओजोन जो है वो 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ पे कितने मोल ओजोन लेने पड़ेंगे, आपको 4 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। 1 मोल ओजोन 1 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो 4 मोल ओजोन कितने देगा, 4 नेसेंट ऑक्सीजन। और 4 नेसेंट ऑक्सीजन किसके पास जाएंगे, आपके पीबीएस के पास, तो ये PbSO4 बन जाएगा प्लस 4 मोल O2 निकल जाएगा। अब चेक कीजिए सल्फर को, यहाँ पे सल्फर को एक्स रखा, पीबी पे चार्ज 2 प्लस, ऑक्सीजन पे कितना होगा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस कितना आ गया, +6, कितना आ गया, +6। तो देखिए सल्फर -2 से कहा मूव कर गया, +6 पे मूव कर गया है। इसका मतलब इस पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसने किया, ओजोन ने, सो इट इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। आयोडाइड आयन आपके पास में है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, ओजोन से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। ओजोन जो होता है वो आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो ये O2 प्लस O में टूटेगा, ठीक है। यहां भी यही हुआ था, PbSO4 बना, इसका मतलब यहाँ पे आपने कितने लिए, 4 मोल ले लिए, क्योंकि 1 मोल ओजोन एक ही नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है। तो O3 जो है ना वो यहां से क्या निकालेगा, एक ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन किसके पास पहुंच जाएगा, H2 के पास, तो ये क्या बना लेगा 2OH नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिए, तो क्या बन गया 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जब आयोडीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो ये क्या बन गया आपका I2
और हमारे पास में ओजोन ने ऑक्सीजन को दे दिया था, तो क्या बच गया आपके पास O2। देखिए आयोडीन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, अब कितना आ गया 0। इसका मतलब यहां भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव से 0 आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। टोटल 2 आयोडीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किया किसने, ओजोन के प्रेजेंस में, तो इसका मतलब ओजोन बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो है इसी तरह से ये Fe2+ को चेंज करता है किसमें, Fe3+ में चेंज कर देता है, Tin2+ को चेंज कर देता है, Tin4+ में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से ओजोन की रिएक्शन जब भी इन सबसे होती है तो ये सब ओजोन जो है ना इन सबको आपको ऑक्सीडाइज करके देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। को लिखना क्या आंसर में, लिखना ये है कि whenever ozone is decomposed then it give nascent oxygen, it means it is self reduced because यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है and removal of oxygen is known as reduction। तो it is self reduced but सामने वाले स्पीसीज को या रिएक्टिंग स्पीसीज को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एग्जांपल डाल दीजिएगा, ये एग्जांपल डाल दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर कंप्लीट हो गया है, व्हाई ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है आपके पास, टॉपिक है थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन में कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि आपकी गैस है रिलीज फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स। ठीक है, जो आपके सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, उनके एग्जॉस्ट से रिलीज होने वाली गैस होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है ना वो आपका रैपिडली रिएक्ट करता है किससे, विथ ओजोन से, और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद उसे कर देता है डिप्लीट। ठीक है ना, तो ओजोन डिप्लेशन के लिए एनओ गैस भी आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कैन बी डिप्लीट ओजोन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है बाय सुपरसोनिक जेट्स, उनके एग्जॉस्ट से रिलीज होने वाली गैस है। जब सुपरसोनिक जेट के एग्जॉस्ट से आपकी एनओ गैस रिलीज होती है तो ये गैस ओजोन से रैपिडली रिएक्ट करता है और उसको डिप्लीट करता है। किस तरह से देखिएगा, सबसे पहले आएगा एनओ रिएक्ट करता है किससे, O3 से। O3 का नेचर आप जानते ही हैं, ये आपका O2+ O में टूटता है, डिसोसिएट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा आपको। ये ऑक्सीजन चला जाएगा NO के पास, तो क्या बन जाएगा NO2 प्लस क्या बचेगा हमारे पास में O2 बच जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब O3 यहाँ पे भी बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक कर लिया आपने। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज कितना आएगा +2, यहाँ कितना आएगा +4। ठीक है, चेक कर लीजिएगा निकाल करके, +2 एंड +4, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और ओजोन आपकी O2+ O में डिप्लेट भी हो गई है। इसका मतलब ओजोन डिप्लेशन करता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो रिलीज होता है एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम बात करते हैं फटाफट से स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन से पहले एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, इसका फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ यू कैन क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ओजोन। आप ओजोन को क्वांटिटेटिव कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में कितनी क्वांटिटी में आपका ओजोन प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन हमें करना है, तो वो किस प्रोसेस से आपका होता है। तो डायरेक्टली आपका ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको डायरेक्टली जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले जो सैंपल है, ठीक है, जिसमें हमारा ओजोन कंटेन है, ठीक है, उस सैंपल को यानी ओजोन कंटेनिंग सैंपल को हमें रिएक्ट करवाना है किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। किससे रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से। जब इस सॉल्यूशन को हम लेते हैं यानी कि ओजोन प्लस KI सॉल्यूशन को, तो इसको हम करते हैं बफर्ड। क्या करते हैं, बफर्ड विथ बोरेट बफर। बोरेट बफर सॉल्यूशन से बफर करेंगे। ठीक है, पीएच जो मेंटेन करेंगे 9.2 पे। मैं आपको याद दिला दूं कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंपाउंड की पीएच को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है,
पीएच जितने पे हमें मेंटेन रखनी होती है उस पीएच पे मेंटेन रखने के लिए हम डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सॉल्यूशन के लिए जो यूज किया है बफर सॉल्यूशन वो किया है बोरेट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखा कितने पे 9.2 पर। ठीक है, सबसे पहले सैंपल जिसमें ओजोन गैस है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं KI के साथ पोटेशियम आयोडाइड। जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से आपकी आयोडीन गैस जो है वो आपकी लिबरेट होती है। क्या होती है? आयोडीन गैस लिबरेट आउट होती है। जैसे ही आयोडीन गैस यहाँ से लिबरेट आउट होती है इस गैस को हम टाइट्रेट करवाते हैं। ठीक है, टाइट्रेट करवाएंगे। टाइट्रेशन जानते हो क्या होता है? टाइट्रेशन होता है वो प्रोसेस जिससे हम किसी अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से। मतलब दो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं जिनमें से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है और दूसरे की अननोन होती है। ठीक है, तो जो अननोन है उसकी कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं, मोलरिटी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना, उसकी परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। ठीक है, तो I2 गैस जो यहां से लिबरेट आउट होती है उसको हम करते हैं टाइट्रेट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के, H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट करेंगे और उसके बाद हम इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना, जैसे हम टाइट्रेशन करेंगे उसके बाद इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है सिंपल सा कि हमने जो सैंपल है जिसमें O3 गैस आपका प्रेजेंट है, कंटेन है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे KI के साथ। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इस सॉल्यूशन की पीएच को 9.2 पे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोरेट बफर सॉल्यूशन। तो यहां से आपकी I2 गैस लिबरेट होती है। उस I2 गैस को हम टाइट्रेट करवाते हैं अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट के और ये प्रोसेस हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है ना, सिंपल है। अब इसके बाद आते हैं सीधे इस पे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन पर निकालते हैं। कैसे निकलेगी बताइए? ओजोन यानी कि O3, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ऑक्सीजन के 6 × 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, 3 है आपके पास में ऑक्सीजन एटम, तो 1, 2 और 3। सबसे पहले हम इसके बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही आपको। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो गया है। रेस्ट ऑफ कितना बचा? 40। इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्टेट कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। 6 और 6, 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 13 और 14। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका कंप्लीट नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी बनी? ओजोन की बनी है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, रेजोनेंस कैसे होगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होगा इस पे, तो यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। इसका ऑक्टेट क्या होगा? डिस्टर्ब, तो यहां से ये बॉन्ड डिसोशिएट होकर इस ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने लोन पे रह गए? 4, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस O पे आपका 1 लोन पे अभी मेंटेन है, यहाँ डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, आपका सिंगल रह गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी इसमें चेंज हो गई है। अब वापस जब इसको शिफ्ट करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। इसका मतलब इसमें टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास बनती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार आपसे ओजोन की स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, इसमें क्या ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम होगी? यस, सेम होगी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लेंथ यहाँ पे होगी वही लेंथ यहाँ पर होगी। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो यही बनेगा आपका। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट और ओजोन। ठीक है, ओजोन की केमिकल रिएक्शंस एज वेल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओजोन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।